अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। कलअदम तहरीक लब्बैक पाकिस्तान से मुताल्लिक आज हुकूमत का एक बड़ा फैसला सामने आया है। तंजीम की जानिब से पाबंदी पर नजरसानी की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी गई है। वफाकी काबीना ने पाबंदी बरकरार रखने का फैसला किया है और अब दूसरे मरहले में हुकूमत इस तंजीम को मुकम्मल तौर पर खत्म करने की तरफ बढ़ेगी। इलेक्शन कमीशन से तंजीम का इंतखाबी निशान खत्म कराया जाएगा। आज काबीना इजलास के बाद मीडिया को ब्रीफिंग देते हुए वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी ने बताया कि कलअदम तहरीक लब्बैक ने पाबंदी पर नजरसानी के लिए हुकूमत को दरख्वास्त दी थी, जिस पर वजारत दाखिला की कमेटी ने पंजाब हुकूमत और तंजीम के मौक़िफ़ को सुनने और हक़ाइक़ की छानबीन के बाद काबीना को बताया कि तंजीम पर पाबंदी का फैसला हक़ाइक़ और मेरिट पर था। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान नामी तंजीम के ऊपर पाबंदी लगाने के हवाले से तंजीम की जानब से नज़रसानी की दरख्वास्त पर गौर करने के लिए कायम कमेटी की रिपोर्ट वफाकी काबीना के सामने पेश की गई। काबीना को बताया गया कि कमेटी की जानब से पंजाब हुकूमत और तंजीम के मौक़िफ़ को सुनने और हक़ाइक़ की छानबीन करने के बाद कमेटी इस नतीजे पर पहुँची है कि तंजीम पर पाबंदी लगाने का फ़ैसला मेरिट और हक़ाइक़ पर किया गया था। वफाकी काबीना ने रिपोर्ट के साथ इत्तफाक किया है। दूसरे मरहले में इलेक्शन कमीशन से तंजीम का जो सिंबल है उसको कैंसिल कराने के लिए जो इक़दाम हैं वो वफाकी वजारत कानून और अटॉर्नी जनरल जो हैं वो करेंगे। वफाकी हुकूमत ने 15 अप्रैल को इंसदादी दहशतगर्दी एक्ट 1997 के तहत तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को कलअदम करार दिया था। इस हवाले से वजारत दाखिला के नोटिफिकेशन में लिखा था कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान मुल्क में दहशतगर्दी और दूसरे घिनौनी जराइम में मुलव्विस है। तंजीम मुल्क में लोगों को उकसाकर इंतशार पैदा करने समेत कानून नाफिज करने वाले इदारों के एहलकारों की अमवात और उन्हें जख्मी करने में भी मुलव्विस है। कलअदम तहरीक लब्बैक हुकूमतों के लिए एक अरसे से मसला बनी हुई है और हुकूमतों ने बार बार इसके आगे घुटने टेके। मुआहदे किए। 2017 में इस्लामाबाद में फैजाबाद के मकाम पर कलअदम TLP ने धरना दिया था, जो नून लीग की हुकूमत से एक मुआहदे के बाद ख़त्म किया गया था। फिर गुज़िश्ता बरस फ्रांस में मुतनाज़े खाकों की इशाअत के खिलाफ इसी मकाम पर धरना दिया गया, जो 16 नवंबर को तहरीक इंसाफ की हुकूमत के साथ एक मुआहदे के तहत ख़त्म हुआ। मुआहदे में लिखा गया कि हुकूमत 2 से 3 माह के अंदर पार्लियामान से कानून साजी के बाद फ्रांस के सफ़ीर को मुल्क बदर करेगी। फ्रांस में अपना सफ़ीर तैनात नहीं करेगी। पाकिस्तान में तमाम फ्रांसीसी मसनूआत का सरकारी सतह पर बॉयकॉट किया जाएगा। हुकूमत TLP के तमाम गिरफ्तार कारकुनात को रिहा करेगी और उनके खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज नहीं करेगी। TLP ने जनवरी में खबरदार किया कि हुकूमत ने अगर 17 फरवरी तक मुआहदे पर अमल दरामद नहीं किया तो वो अपना एहतजाज दोबारा शुरू करेगी। ताहम 10 फरवरी को वफाकी हुकूमत और तहरीक लब्बैक के दरमियान एक ज़िमनी मुआहदा तय पाया, जिसके बाद कलअदम TLP ने डेडलाइन में 20 अप्रैल तक तौसी कर दी। 11 अप्रैल को कलअदम तहरीक लब्बैक की मरकजी शूरा ने ऐलान किया था कि अगर हुकूमत पाकिस्तान ने उनके साथ किए गए मुआहदे के मुताबिक फ्रांस के सफ़ीर को मुल्क बदर और फ्रांसीसी मसनूआत का बॉयकॉट ना किया तो 20 अप्रैल की रात को लाहौर से इस्लामाबाद की तरफ मार्च किया जाएगा। इसके अगले रोज़ 12 अप्रैल को पंजाब पुलिस ने तंजीम के सरबरा साद हुसैन रिजवी को लाहौर के इलाके अल्लामा इकबाल टाउन से हिरासत में ले लिया और इस गिरफ्तारी के खिलाफ TLP के कारकुनों ने मुल्क भर में पुरतशद्दुद एहतजाज किया, धरने दिए। लाहौर के यतीम खाना चौक में कलअदम तहरीक लब्बैक के मरकज़ के करीब पुलिस और मुजाहिरीन के दरमियान खूनरेज झड़पें हुई। 18 अप्रैल को TLP के कारकुनों ने थाना नवाकोट पर हमला करके DSP समेत 11 पुलिस एहलकारों को अगवा कर लिया था। हालात ज़्यादा ख़राब हुए तो हुकूमत ने दोबारा मुज़ाकरात का सिलसिला शुरू किया, जिसकी कामयाबी का ऐलान 20 अप्रैल को वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने किया। इस दफ़ा हुकूमत और कलअदम TLP के दरमियान यह तय पाया कि कौमी असम्बली में फ्रांसीसी सफ़ीर की मुल्क बदरी की करारदाद पेश की जाएगी। तहरीक लब्बैक सारे मुल्क से धरने ख़त्म करेगी। बातचीत और मुज़ाकरात का सिलसिला आगे बढ़ाया जाएगा और जिन लोगों के खिलाफ शेड्यूल 4 के समेत मुकदमा दर्ज हैं उनका खारिज किया जाएगा। फिर 20 अप्रैल को ही कौमी असम्बली के खुसूसी इजलास में फ्रांसीसी सफ़ीर की मुल्क बदरी से मुताल्लिक़ करारदाद पेश कर दी गई। ऐवान ने खुसूसी कमेटी बनाने की तहरीक मंजूर कर ली, जिस पर अपोजिशन ने एहतजाज किया। स्पीकर ने इजलास 23 अप्रैल तक मुलतवी किया और फिर 23 अप्रैल को करारदाद पर बहस कराए बगैर ही इजलास गैर मुय्यना मुद्दत तक मुलतवी कर दिया गया था। इस तरह रियासत बार बार तहरीक लब्बैक से मुआहदे करती रही, मगर अब हुकूमत ने तहरीक लब्बैक के खात्मे का फैसला कर लिया है। अहम बात यह है कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान कलअदम है, मगर 2018 के इंतखाबात में इस जमात ने 22 लाख से ज़ायद वोट लिए। पाकिस्तान की 5वीं और पंजाब की तीसरी बड़ी जमात बनकर उभरी। कराची से सिंध असम्बली की 2 नशिस्तों पर उसके उम्मीदवार कामयाब भी हुए और खातून रुकन समेत ये तीनों अराकीन आज भी सूबाई असम्बली के रुकन हैं। ताहम साद रिजवी अब तक गिरफ्तार हैं और अब हुकूमत कलअदम TLP को इलेक्शन कमीशन के जरिए ख़त्म कराने की तरफ बढ़ रही है। मगर ये सिर्फ नाम की हद तक पाबंदी होगी या सरगर्मियों पर भी पाबंदी होगी, या नाम बदलकर तहरीक लब्बैक की क़यादत को वापस अपनी सरगर्मियाँ शुरू करने की इजाज़त होगी।
होगी। इस सवाल पर और आज के काबीना के फैसलों पर वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी से तफसीली राय लेंगे, मगर हुकूमत और रियासत के लिए इन तमाम वाक़यात में एक पैगाम है, एक सबक है। 80 की दहाई में एक हिकमत अमली के तहत रियासती सतह पर सियासी और ज़ाती मफादात के लिए शिद्दत पसंदी को हमारे मुआशरे में फ़रोग़ दिया गया, लेकिन जब शिद्दत पसंदी ने दहशत गर्दी की शक्ल इख्तियार कर ली, मुआशरे को तबाह कर दिया, रियासत की साख खतरे में पड़ गई, हज़ारों पाकिस्तानी सिविलियंस और सिक्योरिटी एहलकारों को कत्ल किया गया, तो फिर कोशिशें शुरू हुई कि शिद्दत पसंदी का खात्मा किया जाए। इस हवाले से रियासत ने कई इकदाम किए और एक बड़े पैमाने पर रियासत उसमें कामयाब भी हुई, मगर एक तरफ रियासत कभी एक कदम आगे लेती तो कभी 2 कदम पीछे ले लेती, और दूसरी तरफ एक खला भी छोड़ दिया गया, और वो खला था हमारा तालीमी निज़ाम। तालीमी निज़ाम में जो बिगाड़ पैदा किया गया था उसको बेहतर बनाने के बजाय हमने ऐसे इकदाम लेना शुरू किए जिसने सोचने और समझने की सलाहियत और इख्तिलाफ राय को मज़ीद दबाना शुरू कर दिया। मुआशरे में बिगाड़ बढ़ता चला गया, और इस हुकूमत के आने के बाद पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की तरफ से ऐसे इख्तियारात का इस्तेमाल किया जा रहा है कि उसने अब तक सैकड़ों किताबों पर पाबंदी लगा दी है। 2020 में पंजाब करिकुलम एंड टेक्स्ट बुक बोर्ड ने स्कूलों की 100 किताबों पर यह कहकर पाबंदी लगा दी कि उन किताबों में एंटी नेशनल, तौहीन आमेज़ और गैर अखलाकी मवाद मौजूद था। यानी कुछ लोग मिल बैठकर ये फैसला कर रहे हैं कि कौन सा मवाद एंटी नेशनल यानी मुल्क मुखालिफ है, कौन सा मवाद गैर अखलाकी है। और इस वक्त पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड के साबिक मैनेजिंग डायरेक्टर का कहना था कि वो 10,000 किताबों का जायज़ा ले रहे हैं जो प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाई जाती हैं, जिसके बाद पाबंदी लगने वाली किताबों की तादाद हज़ारों में हो सकती है। लेकिन मामला यहाँ तक महदूद नहीं है। अब स्कूल में पढ़ाई जाने वाली किताबों में इस बात पर जोर दिया जा रहा है कि अगर किसी किताब में किसी खातून की तस्वीर मौजूद है तो तस्वीर में भी खातून के सर पर दुपट्टा होना चाहिए। मगर इस ख्वाहिश में पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड इतना आगे निकल गया है कि वो मर्दों के सर पर भी दुपट्टा डालने की तजवीज़ देता रहा। अप्रैल 2021 में डॉक्टर आयशा रज़ाक का रोज़नामा द न्यूज़ में आर्टिकल छाया हुआ, जिसमें उन्होंने बताया कि कुछ वक्त पहले एक पब्लिशर ने पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड के पास एक साइंस की किताब मंजूरी के लिए जमा कराई, और उस किताब के सफ़े पर मशहूर साइंसदान सर आइजैक न्यूटन की तस्वीर थी, और वो एक दरख्त के पास मौजूद थे। यानी उस तस्वीर में उस लम्हे को दिखाने की कोशिश की जा रही थी कि जब एक सेब दरख्त से गिरता है और उससे मुतासिर होकर फिर न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटी को दरियाफ्त करते हैं। इस तस्वीर में न्यूटन ने लंबे कपड़े पहने हैं और उनके लंबे बाल हैं, जो ज़माने में एक फ़ैशन था। लेकिन जब पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड के पास ये किताब मंजूरी के लिए गई तो बोर्ड की तरफ से जायज़े के वक्त एक तबसरा ये भी किया गया कि इस खातून की तस्वीर को एडिट किया जाए और उनके सर पर स्कार्फ डाला जाए ताकि सही तरीके से पर्दे को नाफिज किया जाए। यानी तारीख के सबसे बड़े साइंसदान, मर्द साइंसदान में एक साइंसदान न्यूटन हैं, जिनके लंबे बाल देखे तो उन्हें खातून करार देकर उनके सर पर दुपट्टा डालने की तजवीज़ दी गई। लेकिन मामला यहाँ तक भी महदूद नहीं है। फिर ये खबरें सामने आई कि साइंस की किताबों में इंसानी जिस्म दिखाने पर पाबंदी आयद कर दी गई है, और जानवरों के निज़ाम में हज़म और तौलीदी निज़ाम के मुकम्मल खाके दिखाने पर भी पाबंदी लगा दी गई है। उनमें से कुछ इकदाम पर हुक्काम खामोश रहे, कुछ की तरदीद की, मगर जो वाक़यात हुए और हो रहे हैं उससे मुसलसल ये खदशा पैदा हो रहा है कि इस हुकूमत में तालीमी निज़ाम के ज़रिए एक ख़ास सोच को परवान चढ़ाने की कोशिश की जा रही है, जो शिद्दत पसंदी का रास्ता हमवार कर सकती है। और कल जब दुनिया शिद्दत पसंदी के खिलाफ मुजाहिमत की अलामत समझी जाने वाली नोबेल इनाम याफ्ता मलाला यूसुफजई की सालगिरह की खुशियाँ मना रही थी, तो पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड ने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस की तरफ से शाया करदा 7वीं क्लास की किताबें जब्त करना शुरू कर दी, जिसमें अहम शख्सियात की फहरिस्त में मलाला यूसुफजई की तस्वीर मेजर अजीज़ भट्टी की तस्वीर के साथ लगी थी। रोज़नामा डॉन में आज शाया होने वाली खबर के मुताबिक ज़राए ने कहा है कि मुख्तलिफ दुकानों से इस किताब को ये कहकर जब्त किया गया कि ये किताब शाया करने से पहले NOC नहीं लिया गया, जबकि एक पब्लिशर ने नाम जाहिर ना करने पर यह बताया कि ये किताब पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड के पास 2019 में NOC हासिल करने के लिए जमा करवाई गई, और बोर्ड ने इस किताब के मवाद का जायज़ा लेकर उसे शाया करने की मंजूरी नहीं दी। इस हवाले से हमने पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड के मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर फारूक मंजूर से रब्ता किया और प्रोग्राम में आने की उन्हें दावत दी, मगर उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। तो फिर हमने उनसे दरख्वास्त की कि अगर प्रोग्राम में नहीं आ सकते तो हमें इन 2 सवालों का जवाब दे दें। पहला सवाल हमने उनसे ये किया कि क्यों इस किताब को 2019 से NOC जारी नहीं किया गया, जिसमें मलाला यूसुफजई की तस्वीर है, जैसा कि मीडिया पर रिपोर्ट हो रहा है। और क्या इस किताब की इशाअत के बाद जब कुछ हलकों से मलाला यूसुफजई की तस्वीर पर रद्द-ए-अमल दिया गया तो उस पर पाबंदी आयद कर दी गई और उसे मार्केट से उठा लिया गया? और क्या बोर्ड अब इस किताब को मलाला यूसुफजई की तस्वीर के साथ NOC जारी करेगा? मगर हमारे इन सवालों का भी कोई जवाब नहीं दिया गया। आखिर क्यों ये किताब जब्त की गई? NOC का मसला था तो NOC क्यों जारी नहीं किया गया? किताब के मवाद पर एतराज़ था या बिलखुसूस मलाला यूसुफजई की तस्वीर पर एतराज़ था? ये सवालात अपनी जगह बरकरार हैं, लेकिन तहरीक इंसाफ जब से हुकूमत में आई है तो मलाला यूसुफजई के हवाले से गैर ज़रूरी तनाज़ात बनाए जा रहे हैं।
2014 में जब मलाला यूसुफजई की अपनी किताब खैबर पख्तूनख्वा की पेशावर यूनिवर्सिटी में लॉन्च की जा रही थी तो हुकूमती सतह पर मुदाखलत की गई और किताब की रुनुमाई पर पाबंदी आयद कर दी गई। 2014 में खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने पेशावर यूनिवर्सिटी में मलाला यूसुफजई की किताब की रुनुमाई को रोक दिया और उस वक्त यूनिवर्सिटी के एक अहदेदार का कहना था कि हम पर किताब की रुनुमाई मनसूख करने के लिए दबाव डाला गया। सूबाई वज़रा और वाइस चांसलर और पुलिस अफसरान की तरफ से दबाव डाला गया और उस वक्त के वज़ीर इत्तलात और मौजूदा गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा शाह फरमान ने बयान दिया कि मलाला की किताब की रुनुमाई पर इसलिए पाबंदी आयद की गई कि क्योंकि वो यूनिवर्सिटी के करिकुलम से मुतालिका नहीं थी। खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत को किताब से मसला नहीं है बल्कि यूनिवर्सिटी में किताब की नुमाइश से मसला है जिसका मकसद अमरीकी फंडिंग लेना था। लेकिन बाद में बादशाह खान एजुकेशन फाउंडेशन के मैनेजिंग डायरेक्टर खादिम हुसैन ने इस पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा था कि इस किताब की रुनुमाई को तालिबान को खुश करने के लिए रोका गया और बाद में इस किताब पर कुछ प्राइवेट स्कूलों ने भी पाबंदी आयद कर दी थी। तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा और वजीर इस किस्म के बयानात देते रहे हैं। अगर किताब की नुमाइश यूनिवर्सिटी में नहीं की जाएगी तो और कहाँ की जाएगी और किताब की रुनुमाई से यूनिवर्सिटी के करिकुलम का क्या ताल्लुक है और कहाँ उसको फिर रुनुमा किया जाए। और इस सूबे में इस किताब की नुमाइश को रोक दिया गया उस सूबे में जो सूबा दहशतगर्दी की वजह से सबसे ज़्यादा मुतासिर हुआ है और उस शख्सियत की किताब की नुमाइश पर पाबंदी लगाई गई जो दहशतगर्दी के खिलाफ कलम की ताकत से मुजाहिमत की दुनिया में सबसे बड़ी अलामत समझी जाती है, तालीम के फ़रोग़ की अलामत समझी जाती है। 12 जुलाई को मलाला यूसुफजई की सालगिरह का दिन है और अक़वाम मुत्तहिदा ने मलाला यूसुफजई के एजाज़ में दुनिया में तालीम के फ़रोग़ के लिए उस दिन को मलाला डे के तौर पर मनाने का ऐलान किया। और 12 जुलाई का दिन मलाला की बहादुरी की वजह से दुनिया में इसलिए मनाया जाता है कि दुनिया के लीडरान दुनिया से अपील करते हैं और उनसे अपील की जाती है कि हर बच्चे के लिए तालीम को ज़रूरी और मुफ्त करार दिया जाए। आज दुनिया मलाला पर भरोसा करती है, मलाला फंड में अरबों रुपए की इमदाद देती है और उन पैसों से पाकिस्तान समेत गरीब ममालिक में बच्चियों की तालीम की मुफ्त मंसूबों पर मुख्तलिफ मंसूबों पर काम किया जाता है, उन्हें मुफ्त तालीम दी जाती है। मगर आज भी मलाला यूसुफजई का जब भी नाम आता है तो हुकूमत से लेकर कुछ तबकों के लोग तनाज़ात बनाते हैं, गैर ज़रूरी तनकीद करते हैं, प्रोपेगेंडा मशीनरी मुतहर्रिक हो जाती है। मलाला यूसुफजई बहुत कम उम्र में ही मुज़ाहिमत की अलामत बन गई, एक ऐसे वक्त में बन गई जब कोई तालिबान के ख़िलाफ़ बोलता नहीं था, हर तरफ खौफ था, तालीमी इदारे बंद हो रहे थे, लड़कियों की तालीम का मुस्तकबिल दाव पर लगा हुआ था उनके इलाके में। उस वक्त में मलाला यूसुफजई ने इल्म की बात की, लड़कियों की तालीम की बात की, तमाम तर ख़तरात के बावजूद स्कूल जाती रहीं, उन्हें धमकियाँ मिलती रही फिर भी स्कूल जाती, मीडिया पर आवाज़ उठाती, तहरीर करती और फिर अक्टूबर 2012 में उन्हें स्कूल से घर आते हुए दहशतगर्दों ने शनाख्त करके निशाना बनाया। तहरीक तालिबान के उस हमले में मलाला यूसुफजई शदीद ज़ख्मी हो गई। तालिबान ने तस्लीम किया कि मलाला यूसुफजई पर इसलिए हमला किया क्योंकि उसके ख्यालात तालिबान के ख़िलाफ़ थे और तहरीक तालिबान को पाकिस्तान बहैसियत रियासत एक दहशतगर्द जमात समझती है। इस जमात के ख़िलाफ़ जंग में पाकिस्तान ने बहैसियत रियासत और इस कौम ने बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं। पाकिस्तान के शहरी, पाकिस्तान के फ़ौजी मारे गए हैं, शहीद हुए हैं। तो इस दहशतगर्द जमात और शिद्दत पसंदी के ख़िलाफ़ खड़ी होने वाली मलाला यूसुफजई अगर हमारी हीरो नहीं है और वो अहम शख्सियात की फ़हरिस्त में जगह हासिल करने की हकदार नहीं है तो हमें ख़ुद से सवाल पूछना पड़ेगा कि फिर इसका हकदार आखिर कौन है और हमारा हीरो कौन है। अगर मलाला नहीं है तो क्या वो हमारे हीरो हैं जो अवाम में शिद्दत पसंदी के फ़रोग़ और रियासत के ख़िलाफ़ दहशतगर्दी में मुलविस है। इस किस्म के इक़दाम से हम दानिस्ता या गैर दानिस्ता तौर पर शिद्दत पसंदी को फ़रोग़ दे रहे हैं। हमें शिकायत है कि दुनिया में हमारा मनफी तासुर है मगर दुनिया जिन्हें हीरोज़ मानती है हम उनके ख़िलाफ़ हो जाते हैं। अगर किसी को दुनिया इज्जत देकर नोबेल इनाम दे दे तो हम उन्हें ज़ीरो करने लग जाते हैं। अगर कोई हमारे मसाइल को उजागर करे और ऑस्कर अवार्ड जीत ले तो अपनी तस्हीह करने के बजाय उसे एक साजिश करार देकर उसकी किरदार कशी में शुरू कर देते हैं। और मलाला के ख़िलाफ़ तो एक तबका आज तक तनाज़ात पैदा करने और प्रोपेगेंडे में मसरूफ़ रहा है जबकि दुनिया मलाला को एक इलाकाई नहीं बल्कि आलमी हीरो के तौर पर देखती है। तहरीक लब्बैक के हवाले से आज के हुकूमती फैसले और पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड के हालिया इक़दाम पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं वफाकी वज़ीर इत्तलात फ़वाद चौधरी साहब। फ़वाद चौधरी साहब बहुत शुक्रिया। फ़वाद चौधरी साहब, तहरीक लब्बैक पर पाबंदी लगाई गई है, माजी के तजर्बात देखें तो इनके नाम के साथ इनके काम पर भी पाबंदी है या नाम बदल कर वो काम कर सकते हैं जो कर रहे थे? ये जो एंटी टेररिज्म एक्ट की पाबंदी है उसमें एक्चुअली वो जो शख्सियात हैं वो ज़्यादा मैटर करती हैं खाली नाम से। तो जो एंटी टेररिज्म एक्ट की जो जिन दफ़ात के तहत ये पाबंदी लगाई गई है उसमें जो शख्सियात हैं उनको बैन किया गया है और फिर जिस तरह के क्रिमिनल ऑफेंसेस जो हैं वो एट्रीब्यूटेड हैं टीएलपी की लीडरशिप को, उसके मुताबिक ये नाम बदलने से कोई ख़ास फ़र्क पड़ने वाला नहीं है।
अच्छा, फिर मुझे ये बताइएगा कि ज़ाहिर है रियासत ने इनसे मुआहदे किए, घुटने टेकती हमें रियासत माजी में नजर आई है। अब जबकि आपकी हुकूमत ने फैसला किया है तो इस बात को भी देखा गया है कि अगर सड़कों पर आते हैं फिर रियासत को ब्लैकमेल करने की कोशिश करते हैं तो क्या किया जाएगा? लेकिन ये पिछली दफ़ा भी आपने देखा है कि रियासत ने बड़ा भरपूर इसका जवाब दिया है। पाकिस्तान में एक ख़ास चूँकि माहौल रहा, और सच्ची बात तो ये है कि रियासत ने माजी में अपनी जो पोजीशन है उसको कंप्रोमाइज़ किया बहुत छोटे छोटे मफादात के लिए, और ये रियलाइज़ ही नहीं हमने किया कि अगर एक रियासत के अंदर गिरोह जो हैं वो रियासत से ज़्यादा तगड़े हो जाएंगे तो मुल्क तो नहीं चल सकता। और जो पहली शर्त है एक रियासत की वो ये है कि उसके अंदर जो आप कहिए कि जो ताकत इस्तेमाल करने का इख्तियार है वो सवाए रियासत के किसी और के पास नहीं होता। लेकिन हमने मुख्तलिफ जो तारीख रही, मुख्तलिफ वजूहात की बिना पे रियासत ने इस बुनियादी असूल से इनहराफ किया, और उसका हमें माजी में भी बहुत नुकसान हुआ और हम उसको हाल में भी हमें कई दफ़ा नुकसान होता है। लेकिन जो एक मुसलसल जदोजहद है हमारी वो यही है कि रियासत की जो बुनियादी प्रिंसिपल है इसको हम दोबारा रिस्टोर कर सकें, और हमने इस मामले में बड़ी अपनी मैं समझता हूँ कामयाबी से ये प्रिंसिपल जो है रिस्टोर किया है, और आगे चल के भी इससे हम कम से कम पीछे हटने को तैयार नहीं। मतलब क्योंकि मुस्तकबिल की बात कर रहे थे, तरीके लब्बैक पिछली हुकूमत के खिलाफ इस्तेमाल हुई, तो क्या सियासी जमातों ने भी और रियासत ने भी अब ये सबक सीखा है कि मजहबी नफरत अंगेजी को सियासत के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाएगा? उससे मुल्क का नुकसान ही होता है, मुल्क ही कमज़ोर होता है। सियासी जमातों का इतना प्रॉब्लम नहीं है, सियासी जमातों के अंदर लोग होते हैं। हर तरह की जो सियासी जमात है, हर सियासी, इसका एक सियासी जमात की एट्रीब्यूशन नहीं है। हर सियासी जमात के अंदर लोग हैं जो कि एक कंजर्वेटिव सोच रखते हैं, और उनकी वो सोच उस 10-15 साल या 20 साल या 25 साल हमने जो निसाब तालीम यहाँ पे बनाया है उसकी वजह से बहुत ज़्यादा ये एक सोच है जो कि मनफी सोच है। कोई मुल्क इस सोच में आगे जा ही नहीं सकता जो कि हमारे यहाँ आती है। और मैं उसकी बड़ी वाज़ेह मिसाल आपके सामने रखता हूँ कि वो अंडर एज मैरिजेस का प्रिंसिपल हो या डोमेस्टिक वायलेंस का बिल हो। आप देखिए कि किस तरह से उसमें पार्लियामान के अंदर तमाम जमातों के लोग उसके हक में खड़े होते हैं। उसकी क्या वजह है? उसकी वजह यह है कि पार्लियामान की डिवीजन कोई पॉलिटिकल पार्टी बेसिस पे डिवीजन नहीं है, ये लोगों की एक अपनी डिवीजन है, और वो डिवीजन हर पार्टी में है, और अनफॉर्चुनेटली ये ग्रोह जो है वो ताकतवर भी है। मतलब एक और इशू पे मैं आपकी राय जानना चाह रहा हूँ। कल मलाला डे था, पूरी दुनिया सेलिब्रेट कर रही थी, और पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड मलाला की तस्वीरों वाली किताब मार्केट से उठा रहा था। ये क्या मसला है? और 2019 से इस किताब को एनओसी नहीं मिल रहा था। उससे पहले हमने देखा कभी न्यूटन को दुपट्टा पहनाने की बात आ जाती है, कभी आता है कि जी जो बायोलॉजी है उसकी किताब से आप जो इंसानी आज़ा हैं वो नहीं दिखा सकते, जानवरों के आज़ा नहीं दिखा सकते, एक निज़ाम को नहीं दिखा सकते। ये किस तरफ लेके जा रहा है पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड, या फिर ओवरऑल हम तालीम का निज़ाम कहाँ ले जा रहे हैं? ये जो वाक़यात है ये बहुत तशवीशनाक है, और पंजाब में मैंने जब पता किया है तो पता चलता है कि ये पंजाब असम्बली की तरफ से एक कोई बोर्ड बनाया गया है जो कि इस तरह के मामलात को देख रहा है। और मैं तो हैरान हूँ कि वो लोग जिन्होंने ज़िंदगी में एक किताब नहीं पढ़ी वो पंजाब के बच्चों के तालीमी मुस्तकबिल का फैसला करेंगे। इससे पहले भी पंजाब ने बहुत ही अजीबोगरीब फैसले किए। उन्होंने द फर्स्ट मुस्लिम जैसी किताब को बैन कर दिया, उन्होंने रजा अरसलन की किताबों को बैन कर दिया, जो कि इस वक्त जो दुनिया की जो टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें न सिर्फ पढ़ाए जाते हैं बल्कि उसका रेफरेंस दिए जाते हैं। और इस तरह की जो किताबों को बैन करना, फिर इस तरह से ये जो मलाला की किताब की तस्वीर को हटाया गया है, अगेन मैं ये कहूँगा ये एक सियासी जमात का मसला नहीं है, ये एक सोसाइटी के अंदर जो डिवीजन है उसको रिफ्लेक्शन है, और ये बहुत अनफॉर्चुनेट है। अगर इस तरह से अगर आप कोई, तो मैं तो खबर पढ़ता हूँ कि रिप्रोडक्शन का पूरा चैप्टर जो है वो ख़त्म कर दिया गया। अगर आप इस तरह से करेंगे तो हम तो अपनी अगली जो नस्ल है उसको तो बिल्कुल ही जहनी तौर के ऊपर आप समझिए कि माजूर कर देंगे। एक तो हमने अभी भी इतने जहनी तौर के ऊपर पसमानदा लोग हमने अपने इर्द गिर्द पैदा किए हैं, और अगर इस मुस्तकबिल में ये सिलसिला जारी रहा और हमने अपनी निसाब के ऊपर और टीचर्स के ऊपर
खसूसन तवज्जो नहीं दी तो पाकिस्तान के अंदर एक्सट्रीमिज्म जो पहले ही बहुत ज़्यादा है, 60-70 की दहाई को देखें और अभी देखें तो आपको तो समझ नहीं आती कि आप किधर जा रहे हैं, और इसके नतीजे में तो बहुत पाकिस्तान के अंदर समाजी मुश्किलात में बेपनाह इजाफा हो। मतलब मगर आपने कहा सियासी जमातों का मसला नहीं, मगर तहरीक इंसाफ का मसला है। 2014 में जब मलाला की किताब आई तो वो पेशावर यूनिवर्सिटी में उसको नहीं उसकी रूनुमाई होने दी गई, और उस वक्त के जो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर थे जो अब गवर्नर बन गए हैं, उन्होंने बाकायदा तौर पर इस हवाले से बात की। उस वक्त खबर आई कि तालिबान का प्रेशर है। अब 2 दिन सोशल मीडिया पर बात हुई है तो फिर उठा ली गई, मुसलसल दबाव में आ जाती है जमात। अपना मसला है। मैं आपसे बिल्कुल मुत्तफिक हूँ। हुकूमतों को बिल्कुल झुकना नहीं चाहिए इस तरह की बातों के ऊपर, और ये शख्सियात पे डिपेंड करता है किस शख्सियत की क्या सोच है। और अगर वो सोच जो है वो कंजर्वेटिव होगी, अगर वो सोच जो है वो एक ख़ास तरह की आप समझिए एक एक्सट्रीमिज्म के ऊपर मबनी होगी, तो वो इस तरह के फैसले होंगे। अब मतलब हम पे कोई दबाव आता है, हम तो कभी पीछे नहीं हटे। तो ये उस शख्सियत पे डिपेंड करता है जो फैसला कर रही है, और ये अनफॉर्चुनेट होगा अगर इस तरह के फैसले जो हैं उनको इजाज़त दी गई और वो कॉन्टीन्यूअली इस तरह के फैसले हुए। इससे पाकिस्तान ने जो स्पेस गेन की है एक्सट्रीमिज्म के खिलाफ, हम वो भी खो देंगे, और पाकिस्तान के अंदर माहौल जो है वो और ज़्यादा कंजर्वेटिव होगा। बहुत शुक्रिया। वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद थे, इस हवाले से 2 टोक मौक़िफ़ दे रहे थे। देखते हैं आपकी पंजाब हुकूमत की पॉलिसी इस हवाले से क्या होती है। प्रोग्राम में शामिल करते हैं। स्टेट बैंक ने गुज़िश्ता माली साल में तरसीलात ज़र के जो नंबर्स रिलीज़ किए हैं वो हौसला अफजा हैं। 29.4 अरब डॉलर्स की एक साल में रेमिटेंसेज आई हैं, जो एक रिकॉर्ड है। मगर उसके बावजूद जून के महीने में 6.25 अरब डॉलर्स की दरामदाद रही हैं। फिर से प्रेशर पड़ रहा है कि कहीं पाकिस्तान में करंट अकाउंट खसारा बहुत बड़ा तो नहीं होगा। पाकिस्तान IMF को इस खसारे के साथ कैसे मना पाएगा। वज़ीर ख़ज़ाना शौकत तरीन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत सारे मईशत पर सवालात हैं, उनके सामने रखेंगे। तरीन साहब बहुत शुक्रिया। तरीन साहब 29.4 अरब डॉलर्स की रेमिटेंसेज बड़ी अच्छी खबर है, मगर जून के महीने में 6.25 अरब डॉलर्स की दरामदाद, उससे पहले मई में 632 मिलियन डॉलर का करंट अकाउंट खसारा। क्या हम एक दफ़ा फिर बहुत बड़े करंट अकाउंट खसारे की तरफ जा रहे हैं थोड़ी सी ग्रोथ आते ही? नहीं देखें, जो इंपोर्ट का बिल है उसमें एक बहुत बड़ा एलिमेंट जो है ऑयल प्राइसेस ऊपर गई हुई हैं और उसकी वजह से ऊपर जा रहा है ये। और बाकी हमारी जो है कोई मशीनरी वगैरह भी आ रही है टर्फ वगैरह की, लेकिन ये नहीं है कि ये इससे बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा। तो इंपोर्ट का बिल जो आपका है ये 5.5-6 बिलियन के दरमियान में रहना चाहिए, रहेगा अगर हमने ग्रोथ दिखाई। तो ये एक जो एक क्वेश्चन मार्क आता है कि क्या हमारा करंट अकाउंट क्या अब सरप्लस रहेगा। मेरा नहीं ख्याल कि हमारा करंट अकाउंट अगले साल सरप्लस में रहेगा, थोड़ा डेफिसिट में ज़रूर जाएगा, बट इतना जाएगा कि जो कि बिल्कुल हम उसको संभाल सकते हैं। दूसरी साइड पे हम लोगों ने जिस तरीके से इंसेंटिवाइज़ किया है एक्सपोर्ट्स वगैरह को, और फिर ये IT एक्सपोर्ट्स को, और फिर अब जो RDA जो भी है, RDA भी जो आ रहा है वो अभी 1.5 बिलियन तो आया है, लेकिन जो एक ही मार्केट से बहुत ज़्यादा आया है जो UAE की मार्केट है। तो हम अभी जाके इसको सही मार्केटिंग करेंगे पूरे गल्फ़ में, जिसमें सऊदी अरेबिया बहुत बड़ा है, और यूरोप और अमेरिका में, और वहाँ क्योंकि ये हिट करता है प्रोफेशनल्स को, तो प्रोफेशनल तो वहाँ हैं, तो उससे भी हमारा ख्याल तवक्को है 3-4 बिलियन वहाँ से आना चाहिए। और फिर FDI भी इस दफ़ा आपको पता है JCC जो है वो मीटिंग फ्राइडे को हो रही है, तो चाइना का CPEC भी वो एक्टिवेट होगा। तो इंशाल्लाह जो है हमारी इनफ्लोज जो हैं डॉलर की वो भी ज़्यादा होंगी। क्योंकि आपने FDI की बात की, मैं पहले उसी की बात कर लेता हूँ। 11 माह में 28% फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में कमी। पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट भी बढ़ रही है, मगर आउटफ्लो ही देखा गया है एक लंबे अरसे से। कोविड के दौरान भी मईशत मनफी होने के बावजूद भारत में 100 अरब डॉलर से ज़्यादा की फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आई है। उनके जो रिजर्व्स हैं वो ऑल टाइम हाई पर पहुँच गए, तकरीबन 600 अरब डॉलर के करीब। पाकिस्तान में अब तो बिजली भी है, दहशतगर्दी भी नहीं है, क्यों उस हिसाब से FDI नहीं आ रहा है? बेटर मार्केटिंग, हमारी मार्केटिंग ही ठीक नहीं है। मतलब हमने इसको देखें, जो हमारा FDI है, हमारे पास इस वक्त तो सबसे बड़ा जो अपॉर्चुनिटी है वो हमारा चाइना है कि हम लोग उन्होंने हमें पैसे दिए, हमने इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाए। अब हमारा काम है उनके पास जाके बैठ जाना
उनकी जो कंपनियां रीलोकेट हो रही हैं, वियतनाम में हो रही हैं, म्यांमार में हो रही हैं, कंबोडिया में हो रही हैं, थाईलैंड वगैरह में, उनको यहाँ भी लेके आना ना। वो क्या कर रहे हैं, वो सनसेट इंडस्ट्री को रीलोकेट कर रहे हैं और उसमें टेक्सटाइल है, लेदर है, इस किस्म की कंपनीज़ हैं जो कि हमारे पास तो उसकी नो हाउ है, तो हम क्यों नहीं उनको इधर लेके आते। तो हमारी जो BOI की मार्केटिंग है वो एक किस्म से उसने बिलो एवरेज काम किया है। तो अभी वो चले गए हैं हमारे जो एक्स थे, वो थे BOI चीफ, तो इसको रिवैम्प किया जाएगा और CPEC जो है उसकी अथॉरिटी को भी जो है रिवैम्प करने की ये ज़रूरत है कि मार्केटिंग के लोग भी लाएँ। और इस तरीके से ये भी है कि जब जिस तरीके से कोरियंस हैं, बाकी हैं, वो भी आना चाहते हैं, लेकिन कोई पैकेज तो बनाए ना। हम पाकिस्तान को एक डिज़ायरेबल इन्वेस्टमेंट हमें हब बनाना चाहिए और उसके लिए अच्छी मार्केटिंग की ज़रूरत है। सब आप साथ में एक्सपोर्ट की बात करते हैं, IT एक्सपोर्ट्स की भी बात करते हैं, एक्सपोर्ट बढ़ाने की बात करते हैं, मगर बड़ी तवक्को थी कि टर्फ के तहत स्टेट बैंक ने सस्ते लोन्स दिए हैं तो पाकिस्तान में भी वैल्यू एडेड इंडस्ट्री में इन्वेस्टमेंट होगी जिस तरह बांग्लादेश में है। मगर टेक्सटाइल में जो इन्वेस्टमेंट हुई है उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा फिर स्पिनिंग में हुआ है। हम फिर धागा बना के बेचते रहेंगे, वैल्यू एडिशन में उस तरीके से नहीं इन्वेस्टमेंट हो रही है। स्पिनिंग तो है, लेकिन देखिए हम तो ये कह रहे हैं कि हमने जो भी इंसेंटिव दिया है वो स्पिनिंग को नहीं दिया, हमने तो जो कपड़ा बना रहे हैं उसको भी नहीं दिया। हम तो उस वैल्यू एडिशन में जाके उनको जो इंसेंटिवाइज कर रहे हैं। तो ये इंशाल्लाह स्पिनिंग जो है वो कन्वर्ट होगी इनटू वैल्यू एडिशन और मेरा ख्याल में ये हम टर्फ को भी ज़रा थोड़ा रिवाइज और करेंगे क्योंकि ये बड़े बड़े कंपनीज ने ये टर्फ लिया है। अब चाहेंगे मीडियम साइज़ कंपनीज एंड स्मॉल जो मीडियम साइज़ कंपनीज जो हैं वो भी इसमें आएँ ताकि ये एक वेल स्प्रेड आउट इन्वेस्टमेंट्स होनी चाहिए। लेकिन आपकी बात जो है वो आपकी बात में ये सही है कि इस वक्त स्पिनिंग में गए हैं, लेकिन मेरे ख्याल में वो बैक टू बैक अपनी वीविंग उसमें भी और वैल्यू एडिशन में भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। वैसे दरामदात की तरफ आते हुए अगर आप भी कह रहे हैं कि तेल की कीमतें बढ़ गई हैं, पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा इंपोर्ट बिल है, LNG की कीमतें बढ़ गई हैं। पिछले साल एक आइडियल मौका था, हुकूमत कहती ज़रूर रही, नदीम बाबर साहब, डॉक्टर हफीज़ शेख साहब के जी हम हेजिंग की तरफ सोच रहे हैं ताकि सस्ता ऑयल फ्यूचर के लिए हेज कर लें। LNG का बड़े अच्छे मौके थे, हमें तो जो अपने लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट हैं उसका स्वाप मिल रहा था, नहीं किया। पिछले साल एक मौका ज़ाया किया जब कोविड बहुत ऊपर था, कीमतें बहुत नीचे थी, जो एक मौका मिल रहा था, आइडियल मौका। नहीं देखें शाहजेब, मैं तो आपको बताता हूँ कि मैं जब 2008 में और 9 में था तो आपको याद होगा कि ऑयल प्राइसेस जो 144 से नीचे आई थी $27 पे। मैं मर गया था इनको कह के हेज करो। इनका ये जो हमारी यहाँ मिनिस्ट्री पेट्रोलियम हो या जहाँ भी हो, उनकी जो ब्यूरोक्रेसी है वो हेज से इस तरह डरते हैं जैसे कबा गुलेल से जाता है। उनका ख्याल ये होता है कि हम कोई पोजीशन ले लें और फ़र्ज़ करें उसके अगेंस्ट चली जाए। तो देखें ना $27 पे जब आई थी तो उससे नीचे डाउन साइड रिस्क तो बहुत थोड़ा था ना। इसी तरीके से अभी जब पिछली साल 114 से नीचे 37 पे आए थे तो बिल्कुल आपकी बात हेजिंग होनी चाहिए थी। तो ये हेजिंग के मतलब ये बिल्कुल इतने एवर्स हैं और इनको कहा जाए तो कहते हैं हाँ जी हम देख रहे हैं, सोच रहे हैं, ये कर रहे हैं। तो हमें ये एक मैकेनिज़्म बनाना पड़ेगा कि एक हमारे एक इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज़्म बनाना पड़ेगा कि हम इसको प्रोफेशनली डील करें। जब प्राइसेस ऊपर जाती हैं, नीचे जाती हैं, तो एक हमारा जो कोई डिपार्टमेंट होना चाहिए जो इस मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी के पास जो इन चीज़ों को हेज करे और मतलब पाकिस्तान को फ़ायदा हो उसका। सब अब मगर अब मसला ये कि कीमतें बहुत बढ़ गई हैं, ऊपर से प्लानिंग का बड़ा फुकदान नज़र आया। फर्नेस ऑयल से अब भी बिजली बनी, अब नज़र आ रहा है कि शायद सितंबर अक्टूबर में भी बनेगी क्योंकि उस वक्त बहुत महंगी LNG मिल रही थी और कॉन्ट्रैक्ट मनसूख किए। तो आप तो बिजली की कीमतें बढ़ाने के खिलाफ हैं, जो IMF से पिछले वादा करके गए थे वो भी आपने नहीं किया। मगर जो फ्यूल एडजस्टमेंट के तहत कीमतें बढ़ेंगी, महंगाई का फिर बोझ आएगा सामने जब महंगे फर्नेस ऑयल से बिजली बन रही होगी। बिजली की कीमत तो हमारा ख्याल यही है कि हम जो अपना रास्ता लिया है कि हम बेसिकली जो हमारी पेमेंट्स हैं उनको एक्सटेंड करेंगे और इंशाल्लाह बिजली की टैरिफ्स को बढ़ाना जो है हमारे लिए वो हम पॉलिसी डिसीजन है कि अब नहीं, अभी तक नहीं बढ़ाएंगे, इस साल में नहीं बढ़ाएंगे
तो फिस्कल ईयर की मैं बात कर रहा हूँ। लेकिन पेट्रोल अगर इससे ज़्यादा बढ़ गया तो फिर तो कुछ ना कुछ पास ऑन करना पड़ेगा और उसमें उससे कुछ ना कुछ इन्फ्लेशन तो ज़रूर होगी। लेकिन शाहजेब आपको ये भी मालूम होगा कि हमारा इस वक्त बेस इफेक्ट आने वाला है आपके, जो क्योंकि पिछले साल जुलाई अगस्त सितंबर में प्राइसेस बढ़ी थी, तो आप देखेंगे कि हमारी प्राइसेस एक तो उस तरीके से कम होंगी। दूसरा ये है कि हम इंटरनेशनल प्राइसेस के साथ साथ चल रहे हैं, बिकॉज हम इंपोर्ट करें फूड हमारी फूड इन्फ्लेशन चल रही है। अब कितनी देर जो है इंटरनेशनल फूड प्राइसेस ऊपर रहेंगी, बिकॉज इस वक्त ये डेकेड की सबसे ज़्यादा लेवल है और अब ये चांसेस हैं कि ये अब ब्रेक होगा ये और ये नीचे आनी शुरू करेंगी। तो हमारी फूड प्राइसेस जब नीचे आएंगी तो वो इस चीज़ को अकोमोडेट करेंगी। मगर जो ऑयल प्राइसेस का मामला है वो सिर्फ बैनुल-अक़वामी कीमतें मुंतकिल करने का नहीं है ना। आपने तो 610 अरब रुपए का पीडीएल जमा करना है। आपको तवक्को थी कि ईरान के मामला तय पाएंगे अमेरिका के साथ तो शायद कीमतें नीचे आएंगी, मगर वो तो जो ओपेक ममालिक हैं उनके दरमियान इख्तलाफात पैदा हो गए, मुत्तहिदा अरब अमारात और सऊदी अरब में इख्तलाफात हो गए, तो कीमतें ऊपर हैं और नीचे आने की तवक्को भी कम है। तो आप 610 अरब रुपए का पीडीएल अगर आपने जमा करना है तो उसके लिए आपको मुंतकिल करेंगे आप? अभी इस वक्त तो हम इजाफा नहीं करेंगे। बाय द वे मैं तो ये देखें, मेरा तो अपना एक ईमान है कि हमने नियत की हुई है कि यार हमारे गरीब आदमी को बोझ ना पड़े। तो मुझे तो लगता है कि ये थोड़ी ये आपस में प्राइस वॉर होगी, क्योंकि अभी इस वक्त जो ओपेक के ऊपर एग्रीमेंट नहीं हुआ तो तकरीबन $78-79 से नीचे 72-73 पे आ चुकी है और ये ज़रा सा एक और झटका लगा तो ये प्राइस नीचे जा सकती है, क्योंकि इनकी प्राइस वॉर शुरू हो गई तो हम उस वक्त फ़ायदा उठाएंगे। अभी इस वक्त जो है वो हम बोझ नहीं डालेंगे अपने अवाम पे। मतलब अगर आपने जिम्मेदारी ली कि सितंबर में अगर दोबारा आईएमएफ के पास हम जाते हैं, क्योंकि आप आईएमएफ के प्रोग्राम से निकलना भी नहीं चाहते, हमारी जो ट्रेड डिफिसिट है उसके तहत शायद हमें आईएमएफ की ज़रूरत भी रहेगी, तो मनाएंगे कैसे कि जी हम रेवेन्यू का टारगेट भी पूरा करेंगे, डेफिसिट का टारगेट भी पूरा करेंगे, पीडीएल के तहत कीमत भी नहीं बढ़ाएंगे, बिजली की कीमतें भी नहीं बढ़ाएंगे, कैसे मनाएंगे उन्हें? जी देखें, जो आपकी पीडीएल है ना, इसकी ऑफसेटिंग हमारे पास और रेवेन्यूज़ हैं, बिकॉज ये तो नॉन एफबीआर रेवेन्यूज़ है ना, तो और हमारे पास रेवेन्यूज़ हैं जो हमने रखे हुए हैं। तो उससे पीडीएल अगर 600 बिलियन पे नहीं जाता तो हमारे पास वो हम उनको डेमोन्स्ट्रेट कर देंगे। और दूसरा ये है कि हमारे इस वक्त जो मुझे जो खबर, अभी तो खैर हमारे कोई 12-13 दिन ही हुए हैं, लेकिन माशाल्लाह हमारे जो एफबीआर के रेवेन्यूज़ भी आर ट्रैकिंग अपवर्ड्स, और वो उसमें भी आप देखेंगे गुंजाइश होगी, हम उनको दिखा सकेंगे कि हमने जो रास्ता लिया है वो बिल्कुल ठीक रास्ता है, क्या पिरामिडिंग नहीं करेंगे, लेकिन हम बेसिकली बेस को अपना बढ़ाएंगे और उसकी वजह से हम रेवेन्यू ज़्यादा लेके आएंगे। मगर आप खुद भी एफबीआर के जो 4732 उन्होंने जमा किए उससे मुतमईन है, क्योंकि पहले टारगेट 4963 अरब था, 2.1% की जीडीपी तरक्की और 6.5% की इन्फ्लेशन के साथ था और कम इंपोर्ट्स के साथ था। अब इन्फ्लेशन 8.9%, जीडीपी तरक्की 3.94% और इंपोर्ट्स भी ज़्यादा, जिससे रेवेन्यू ज़्यादा इकट्ठे हुए। तो उन्हें 4900 से ऊपर आपके ख्याल में इकट्ठे करने चाहिए थे, 800 से ऊपर, या आप मुतमईन है कि ठीक इकट्ठा गया? बिल्कुल जा सकते थे, लेकिन मेरे ख्याल में देखें उन्होंने आखिरी, क्योंकि ये मोमेंटम था, तो आई थिंक आखिरी 8-10 दिनों में 15 दिनों के बीच में जितनी मेहनत करनी चाहिए थी वो नहीं की, क्योंकि उनको ख्याल था कि 4700 तो वैसे ही हो जाएगा। तो लेकिन अब वो मैंने इसमें इन पे जोर डाला हुआ है और ये कमेटी जो बनाई हुई है हमने, ये ब्रॉडनिंग की और रिटेल साइड की, वो मैं खुद चेयर कर रहा हूँ और हर हफ्ते मैं मीटिंग्स ले रहा हूँ। इंशाल्लाह हमारे पास आप देखेंगे कि हम ये जो है आउट ऑफ द बॉक्स जो चीज़ें लेके आएंगे, और जो मैंने हरासमेंट ख़त्म करने की बात की है उससे मुझे तवक्को है कि जो हमारा टैक्स पेयर है वो आगे बढ़ेगा और वो अपनी ज़िम्मेवारी जो है पूरी करेगा। इंशाल्लाह जो है 5.8 ट्रिलियन जो है वो हम करेंगे। सब वो आप टैक्स बेस वाइडन करने की भी बात करते थे, रियल एस्टेट एक बहुत बड़ा सेक्टर है उस हवाले से, मगर उनकी इनकम को जो नॉर्मल टैक्स के हिसाब से अप्लाई करने की बात थी वो तो आपने वापस ले ली। क्या रियल एस्टेट सेक्टर के दबाव में आ गए? नहीं, इतना तो ऐसी तो कोई बात नहीं है। देखें, रियल एस्टेट को हमने सिर्फ ये कैपिटल गेंस जो हैं उनके, जो रीट के कैपिटल गेंस हैं, उनको हमने रीट को बढ़ावा देने के लिए उसको 25 से 15 किया है। बाकी जो है 29% हमने था, 29 को 20 किया है सिर्फ, और बाकी तो कोई चेंजेस नहीं की।
और जो हमारे ख्याल में हमारे रियल इस्टेट में हमें काफ़ी पैसे आएंगे हमने टैक्स के बीच में। तो ये मेरे ख्याल में ये एक मिसकंसेप्शन है कि इनको बहुत हमने छूट दे दी है। हाँ, हमने थोड़ा रैशनलाइज ज़रूर किया है कि जो उनका वो 10 टाइम्स के ऊपर जो था उसको 29% की बजाय उसको 20% कर दी। मतलब मगर ये उस वक्त पैसे ज़्यादा आएंगे जब मार्केट वैल्यू पर जो ट्रांजैक्शन हो रही है वही बुक में भी नजर आया। अभी हमने देखा एक बड़ा फ़र्क होता है। शहबाज राना की एक स्टोरी है जिसमें ज़मीन.com के जब डेटा से कंपेयर किया गया है तो 13 अरब रुपए का गैप है सिर्फ बैरिया टाउन, DHA और गुलशन इकबाल की ट्रांजेक्शन्स में, जो कि मार्केट वैल्यू पर अगर ट्रांजेक्शन होती तो आपको, तो ये जो इतना फ़र्क है इसको कैसे आप गैप को मीट करेंगे? बिल्कुल होंगे। और ये देखें, ये दीज आर सम ऑफ द थिंग्स जिनको हमने ठीक करना है। और ये हम जो छोटी छोटी चीज़ों के पीछे पड़े रहते हैं, ये बड़ी बड़ी चीज़ें जो है ना हमने ये करनी है। और ये जो है रियल एस्टेट के बीच में जो बेसिकली जो एक अंडरस्टेटेड जो वैल्यूज़ हैं वो अभी तक ठीक नहीं हुई। हालांकि 2 साल पहले ये लॉ बन गया था कि इसको मार्केट के ऊपर करना है। तो ये बड़ी चीज़ है, इसके ऊपर बिल्कुल आपकी बात है कि हमने इसके ऊपर काम करना है। और दूसरा ये है कि जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि देखें, हमारे पास ब्रॉडनिंग के लिए इस वक्त 7.2 मिलियन वो हैं कि मतलब जिसको कहते हैं कि इंडिविजुअल्स हैं या कंपनीज़ हैं जिन्होंने जो टैक्स नहीं देते। अब 7.2 मिलियन को अगर सही तरीके से हम चले जाएं, वरना हालांकि हमने तो अभी पिछले 3 साल में 13 मिलियन नोटिस भी भेजे हैं, उसका रिज़ल्ट कोई इतना ख़ास तो नहीं था। लेकिन इस दफ़ा जो है हमें चाहिए कि सही तरीके से उनके पास जाएं, उनको कहें हम आपको हरास नहीं कर रहे लेकिन ये आपने टैक्स देना है। एक साइड ये है। दूसरी साइड पे हमारा रिटेल सेक्टर शाहज़ाब में है, ये इज़ 18 ट्रिलियन रुपीज़, 18 ट्रिलियन का रिटेल सेक्टर है। और सिर्फ हम कैप्चर करते हैं 3.5 ट्रिलियन, 3.5 ट्रिलियन, 1/6 ऑलमोस्ट हम सिर्फ कैप्चर कर रहे हैं और उससे सिर्फ 150 बिलियन बना रहे हैं। तो उसके ऊपर जब हम एक्सपेंशन करेंगे पॉस मशीनों के थ्रू और ऑटोमेशन के थ्रू, तो और फिर ट्रैक एंड ट्रेस ये अभी इंशाल्लाह वो आ जाएगा। तो हम काफ़ी उसमें एक ऐसी जो हैं प्रोडक्ट्स हैं जिसको हम ट्रैक एंड ट्रेस करेंगे। और फिर हम ये कर रहे हैं कि सप्लायर चेन जो है उसको हम ट्रैक करने की कोशिश कर रहे हैं, लिंक करने की कोशिश कर रहे हैं फ्रॉम वेयर द मैन्युफैक्चरिंग शुरू होती है टू द रिटेल। और वो जितनी लाइंस हैं, बड़ी बड़ी लाइंस हैं, वो हमने अगर पहले सिर्फ मल्टीनेशनल से ही FMCG से भी पकड़ना शुरू कर दिया तो वो भी कंसिडरेबल अमाउंट है। सो काफ़ी चीज़ें, काफ़ी काम हो रहा है इसमें। अच्छा, मगर मुझे ये बताएगा कि क्योंकि इंपोर्ट आपके लिए मसला है, अब और ज़ाहिर जो वीट है उसके आउटपुट पर पहले ही सवालात उठाए जा रहे हैं। जब 27.3 मिलियन टन का आउटपुट आया है, पैदावार हुई है, 3.8 मिलियन टन का अगर स्टॉक मौजूद है तो पाकिस्तान की ज़रूरत से ज़्यादा हमारे पास गंदम मौजूद है। अब 3 मिलियन टन इंपोर्ट क्यों करने जा रहे हैं जब पहले ही दरामदी हमारे ऊपर प्रेशर है, अगर हमारे पास इतनी सारी गंदम मौजूद है और इतनी बड़ी पैदावार हुई है? शाहज़ाब, इस पर रिस्क नहीं ले सकते। देखें, हमारे पास 27.3 मिलियन टन की प्रोडक्शन हुई है। हमारी जो डिमांड है वो 29.5 है, क्योंकि उसको अफगानिस्तान वगैरह मिला लें। हम ऑलरेडी 2 मिलियन टन शॉर्ट हैं। तो उसके ऊपर मतलब हमने कुछ थोड़े स्ट्रेटेजिक रिज़र्व, थोड़ा हमारा कैरी ओवर भी होगा, स्टॉक है। लेकिन मैं चाहता हूं कि ये अब हम अपने जो स्ट्रेटेजिक रिज़र्व बिल्ड करना शुरू करें। आप देखें ना, जब पीपल्स पार्टी की हुकूमत छोड़ के गई थी, ये मैंने शुरू किए थे 2009 में, मैंने स्ट्रेटेजिक रिज़र्व बनाने शुरू किए थे। वो जब नून लीग आई थी तो उनके पास 4.5 मिलियन टन पड़ा हुआ था। उन्होंने अगले 5 साल मज़े से गुजार दिए, आहिस्ता आहिस्ता उसको खाते रहे। लेकिन जिस वक्त देखें और उन्होंने प्राइस भी नहीं बढ़ाई। ये अभी हमें ये फार्मर का भी ख्याल रखना चाहिए। और कमोडिटी ये ऐसी है, इतनी सेंसिटिव कमोडिटी है, इस पर हम रिस्क नहीं ले सकते। तो मैं चाहता हूँ कि ओवर अ पीरियड ऑफ द नेक्स्ट फ्यू ईयर्स ये स्ट्रेटेजिक रिजर्व हमारे 5 मिलियन टन होने चाहिए। इस दफ़ा तो अगर हम करेंगे तो 1 से 1.5-2 मिलियन टन सिर्फ स्ट्रेटेजिक रिजर्व रह जाएंगे, बाकी तो हम कंज्यूम कर जाएंगे। मतलब मगर आप चीनी भी इंपोर्ट करने जा रहे हैं 1 लाख टन, हालांकि 1.5 मिलियन टन का तकरीबन स्टॉक मौजूद है शुगर मिल मालिकान के पास, जो कि अगले क्रशिंग सीजन तक के लिए काफ़ी है, मगर उसके बावजूद कीमतें भी बढ़ाए जा रहे हैं, उस तरीके से इंटरवेंशन भी नहीं हो रही। इस हवाले से आप क्या करेंगे? इनको रेगुलेट करेंगे या दरामद करेंगे, क्या करेंगे?
नहीं, इनको भी रेगुलेट किया जाएगा, लेकिन हम भी और भी करेंगे। देखिए, जब मार्केट को ये पता होता है ना कि इनके पास स्ट्रेटेजिक रिजर्व पड़े हैं और ये फ्लड कर सकते हैं मार्केट, फिर वो इंसान के बच्चे बनते हैं। तो हमारा काम ये है कि ये 1 लाख टन नहीं है, मैंने अभी कहा है इनको कि 1 लाख टन और करें, सो दैट वी शुड बेसिकली हैव अनफ स्टॉक विद अस, कि अगर हमें कि ये अगर होल्डिंग करने की कोशिश करेंगे कि अभी हमारे पास जो स्टॉक है, मुझे बताया गया है कि टिल एंड ऑफ नवंबर, मिडल ऑफ मार्च तक काफ़ी है। मैं कहता दैट्स नॉट गुड इनफ, बिकॉज ये फिर इसका मतलब है हम अक्टूबर में जाके स्लिपरी स्लोप पे चले जाएंगे। तो वी विल हैव अनफ स्टॉक्स ओवर हियर सो दैट मार्केट शुड नो कि ये जो है प्रॉफिटियर्स हैं, ये मार्केट को डिस्टॉर्ट नहीं कर सकते। साहब ये बताइएगा, आप हुकूमत से पहले ही कहते थे नैब के हवाले से और उसके कवानीन में तब्दीली के हवाले से, अब तकरीबन सारे वुज़रा कह रहे हैं PSDP नहीं खर्च हो रहा, LNG के मसाइल आ रहे हैं, क्या इस कानून में तब्दीली होने जा रही है नैब के? सर करना है, इसका करना इंशाल्लाह होगा। आप देखेंगे चंद हफ्तों में इसके ऊपर पेशरफ्त होगी। मतलब आपने जब खुद हुकूमत में आए तो आपको भी नज़र आ रहा है कि बड़ा मुश्किल है ब्यूरोक्रेसी के साथ उससे काम कराना इस वक्त नैब की वजह से? बिल्कुल नहीं करे काम। ये तो ऐसा है कि जिस तरीके से अगर कोई ऐसा आ जाता है इशू जिसमें 2 राय हों तो उसके ऊपर वो चुप करके बैठ जाते हैं, दे सिट ऑन दी एज। बिल्कुल नहीं काम कर रहे बिकॉज डर रहे हैं। वो ऐसी चीज़ें हैं। देखें ना, अब जो कतर से जो गैस आई है वो पहले 13.7 थी ऑफ द ब्रेंट, तो और अभी उन्होंने ली 10.3 के 10.4% ऑफ द ब्रेंट। मतलब इतनी रिडक्शन हुई, उसके बाद वो भी फाइल मंगवा ली उन्होंने नैब ने। अब मुझे बताएं कि क्या लोग डर गए हैं। वो कहते कमाल है यार, 20-25% का रिडक्शन हुआ है, उसके भी नैब ने फाइल मंगवा ली। तो ये जाहिर ये मतलब ये बिल्कुल, और जिस तरीके से कुछ लोग जो हैं ट्रीट हुए हैं पिछले चंद सालों में, तो ये डर तो है। बहुत शुक्रिया तरीन साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करते हैं और इस्लामाबाद के बाद कराची में भी कोरोना वायरस की सबसे खतरनाक और तेजी से फैलने वाली भारतीय किस्म डेल्टा की तस्दीक हुई है। ये वायरस तेजी से फैलने का खदशा है, हुकूमत खबरदार कर रही है। क्या खतरा लाक हैं? डॉक्टर फैसल सुल्तान, मामले खुसूसी वज़ीर आज़म बराए सेहत हमारे साथ मौजूद। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब, क्या खुदा न खास्ता बहुत तेजी से आपको ये ट्रेंड दिख रहा है जिसकी वजह से खतरा फैल सकता है बहुत ज़्यादा? जी, मौजूदा जो एदाद शुमार हैं वो बहरहाल तशवीश का बायस तो हैं, और उसकी वजह यह है कि जो 2 हफ्ते पहले सूरत हाल थी उसकी निस्बत जो परसेंटेज पॉजिटिविटी है उसमें भी इजाफा है, केसेस की तादाद में भी इजाफा है, और इसके साथ साथ हमें थोड़ा बहुत जो एडमिशन्स होती हैं हेल्थ केयर सिस्टम में उसके अदाद शुमार भी आते हैं। तो ये तमाम चीज़ें एक तरफ को पॉइंट कर रही हैं कि बीमारी दोबारा से रिसर्च कर रही है। अब क्या ये एक बड़ी वेव बन सकती है या नहीं, या ये एक थोड़ा इजाफा है, इसका तो आइंदा आने वाले 1 या 2 हफ्ते के अंदर पता चलेगा। लेकिन इसका बहुत सा इन्हिसार हमारे एक्शंस पे और हमारी एहतियात पर है, और मैं समझता हूँ कि अभी भी वक्त है हम अगर ये वेव आ भी रही है तो इसकी जो पीक है उसको ब्लंट कर सकते हैं। मतलब जो लोगों के जहन में सवाल है, जिन्होंने वैक्सीन लगवाई भी, जो नहीं भी लगवाई, दोनों के में, कि इस वायरस की इस किस्म पर वैक्सीन असर करती है या नहीं करती है? एक तो ये कि जी वैक्सीन लगवाने के बाद भी बाहर कैफ आपने देखा जो ग्लोबल रिकमेंडेशन है वो भी यही है कि एहतियात जारी रखनी चाहिए, क्योंकि अभी ये वबा दुनिया में मौजूद है। लेकिन जहाँ तक वैक्सीन के मौसर होने के जो अदाद शुमार हैं वो रिसर्च ट्रायल्स के थ्रू तो मौजूद थे, लेकिन मैं आपको ये बता सकता हूँ, और इसके बारे में जो हतमी डेटा है हम 2-3 दिन तक, तकरीबन 2 दिन तक आपसे शेयर भी करेंगे। लेकिन इस वक्त जो हमें इब्तदाई एनालिसिस नज़र आता है वो बहुत खुशाइंद और अच्छा है, और हम समझते हैं कि जो वैक्सीन पाकिस्तान में इस्तेमाल हो रही हैं उसका एक खातिर खा हमें असर नज़र आ रहा है, प्रोटेक्टिव असर नज़र आ रहा है उन लोगों में जिनको वैक्सीन लगी है। लेकिन बहरहाल इसके जो एग्जैक्ट नंबर्स हैं आपको कुछ दिनों में बताएंगे। तो वैक्सीन लगवाना और उसको लगातार इस्तेमाल करना बहुत अहम है, लेकिन जब तक हमारी एक अच्छी खासी तादाद हमारी आबादी की जो है वैक्सीन शुदा नहीं हो जाती, तो तब तक वैक्सीन पे कुल्ली तौर पर भरोसा करना जो है वो समझदारी की बात नहीं। हमें मास्क और हजूम से इज्तनाब जो है जारी रखना है। क्या सख्तियाँ मजीद करनी पड़ेंगी अगर इसका फैलाव रोकना है, या इन्हीं सख्तियों के साथ अभी जो है इसका फैलाव रोका जा सकता है?
मेरे ख्याल से कुछ सख्तियां तो आपको नजर आनी शुरू हो चुकी होंगी या होंगी। उसकी वजह यह है कि जो मौजूदा NPIs हैं, देखिए एक कह देना ये ऐसे करें वो एक चीज़ होती है, लेकिन उसकी जो इन्फोर्समेंट या जो उसकी अडॉप्शन इम्प्लीमेंटेशन है वो कितनी % पे हो रही है। जब हमने अच्छी एफर्ट की आज से चंद हफ्ते पहले तो वो 60, 65, 70% पे चली गई, यानी कंप्लायंस जो थी, और अब वो गिर के 30% पे आ गई, 35% पे आ गई। तो जाहिर है कि इसको फिर ऊपर लेके जाने की ज़रूरत है। इसमें हम ये पूरा हफ्ता भी इसको सेलिब्रेट करने के लिए, इसको हाईलाइट करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। साथ साथ पे कुछ जो हाई रिस्क सेक्टर्स हैं उन पे ख़ास तौर पे तवज्जो है। जो लॉ इन्फोर्समेंट है उसको भी हम यूज़ कर रहे हैं मेजर अर्बन डेस्टिनेशंस के अंदर, अर्बन लोकेशंस के अंदर। और उसके अलावा जो ये स्मार्ट लॉकडाउन्स हैं, यानी जो हीट मैप की बेस पे, यानी नक्शा देख के एक शहर का जहाँ केसेस आ रहे हैं उसके मुताबिक अगर लोकलाइज्ड लॉकडाउन, स्मार्ट लॉकडाउन जिनको बोलते हैं, उनका इजाफी इस्तेमाल जो है वो भी लाया जा रहा है। तो मैं समझता हूँ, और मीडिया के साथ गुफ्तगू है, आपके प्रोग्राम में मेरी जो हाज़िरी है वो इसी सिलसिले की एक कड़ी है। तो ये तमाम चीज़ें करके हम समझते हैं कि कुछ असर लाया जा सकता है, लेकिन और ईद के लिए कुछ खुसूसी इकदाम हैं। लेकिन अगर इसमें कुछ बेहतरी नहीं आती और ये जो कंप्लायंस है ये उस तरह से बेहतर नहीं होती जैसे हम समझते हैं, तो फिर खुदा न खास्ता और सख्ती भी करनी पड़ सकती है। बहुत शुक्रिया। और सभी उसको आपने सुनी, वैक्सीन लगवाइए, मास्क पहनिए, एहतियात कीजिए, कोरोना से महफूज रहिए। याद दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।